स्वागत है बच्चों आपका अपने इस यूट्यूब चैनल संजय सर पी ज्योग्राफी में। जैसा कि हमारा अध्याय नंबर 5 भू संसाधन तथा कृषि चल रहा है, इसमें मुख्यतः हम पढ़ चुके हैं भारत में कृषि फसल कितने प्रकार की होती हैं और भारत में जो कृषि ऋतु है तो कितने प्रकार की होती है। उसके साथ साथ हमने ये भी पढ़ा जो हमारी खाद्यान्न फसल है कौन कौन सी है, और उसके साथ हमने ये भी पढ़ा इसमें जो हमारी रेशेदार फसल है कौन सी है, जो हमारी तिलहनी फसल कौन कौन से है। मुख्यतः हम भारत में लगभग इन टॉपिकों का संपूर्ण अध्ययन कर चुके हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में। तो आज का हमारा जो अंतिम अध्याय है जिसका हम अध्ययन करने वाले हैं वह है भारत में कृषि विकास। तो बच्चों आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भारत में कृषि विकास। तो आज उसको देखते हैं। तो बच्चों शुरू करते हैं भारत में कृषि विकास। इसमें क्या है, थोड़ा इसको आपको 2-4 आंकड़े मैं बता देता हूँ। इसमें जो भारत में कुल भूभाग पर कृषि की जाती है वो 57% है, यानी 57 यानी 57% भूभाग पर भारत में कृषि की जाती है। जबकि विश्व के कुल भूभाग में 12% भूभाग पर ही कृषि की जाती है। यानी विश्व के जो कुल भूभाग है उसके 12% भाग पर कृषि की जाती है और भारत का जो कुल भूभाग है उसमें 57% भूभाग पर कृषि की जाती है। थोड़ा आप इस पॉइंट को यहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि यहाँ से परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो हम शुरू करते हैं भारत में कृषि विकास। स्वतंत्रता से पहले भारतीय कृषि एक जीविकोपार्जित अर्थव्यवस्था थी। यानी जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तो हमारी जो पूरी जो अर्थव्यवस्था थी किस पर निर्भर थी, कृषि पर थी। इसलिए भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। क्यों? क्योंकि भारत का जो अधिकांश जीडीपी है, अधिकांश जो भारत का अर्थव्यवस्था वो कृषि पर ही निर्भर थी। इस वजह से फिर 20वीं शताब्दी के मध्य तक इसका प्रदर्शन बड़ा दयनीय रहा। जैसे जैसे 20वीं शताब्दी आया फिर हमारा जो कृषि संबंधी जो आंकड़े थे, कृषि संबंधी जो रुझान था वो काफ़ी दयनीय हो गया, क्योंकि इस समय काफ़ी अकाल भी हुआ, काफ़ी सूखे भी पड़े थे इस वजह से। उसके साथ साथ देश विभाजन के दौरान लगभग 1/3 सिंचित भूभाग पाकिस्तान में चले गई। फिर इसमें जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ, जैसे देश का विभाजन हुआ, उसमें क्या हो कि अधिकांश जो हमारी कृषि योग्य भूमि थी वो पाकिस्तान में चले गई और आधी भारत में रह चुकी थी। यानी जो हमारी कृषि योग्य भूमि थी, सिंचित भूमि थी, काफ़ी संकुचित होगी, काफ़ी कम होगी। इस कारण से भी क्या हुआ, हमारे कृषि संबंधी जो विकास हो काफ़ी कम हुआ। फिर आज स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरकार का तत्कालीन उद्देश्य खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाना था। जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ, सरकार ने कदम उठाया, सरकार जो पहली जो रणनीति थी उसका मुख्य उद्देश्य था देश में खाद्यान्न उत्पादन का अधिक से अधिक बढ़ाना, जिसमें निम्न उपाय थे। वो जो निम्न उपाय थे उसमें पहला हो गया आपका व्यापारिक फसलों की जगह खाद्यान्न फसलों को उगाना। यानी जो हमारी व्यापारिक फसल थी, जैसे हो गया आपका कपास हो गया, चाहे नील की खेती हो गया, गन्ना हो गया, जूट हो गया, इसके स्थान पर अधिकांश जो सरकार का मुख्य उद्देश्य था खाद्यान्न फसलों का उत्पादन करना था। जैसे हो गया चावल हो गया, आपका गेहूँ हो गया, मक्का हो गया, इस तरह की जो खाद्यान्न फसल की इसका अधिक से अधिक उत्पादन करना था। पहला हो गया ये। सेकंड हो गया पॉइंट कृषि गहनता को बढ़ाना। जो हमारी कृषि गहनता है उसको क्या अधिक से अधिक बढ़ाना था। उससे थर्ड पॉइंट हो गया कृषि योग्य बंजर तथा पृथक भूमि को कृषि भूमि में परिवर्तन करना। जो हमारी कृषि योग्य बंजर भूमि थी, जो पृथक भूमि थी जिसे हमने छोड़ दिया था, उसका अधिक से अधिक उपयोग कृषि के लिए ही करना था। ये मुख्य 3 सरकार के फैसले थे जो कि कृषि संबंधी खाद्यान्न के उत्पादन को अधिक से अधिक बढ़ाना था। फिर क्या हुआ, इसमें प्रारंभ में इस नीति में खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ा, लेकिन 1950 के दशक के अंत तक कृषि उत्पादन स्थिर होगी। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे फिर पुनः कृषि उत्पादन यहाँ पर कम होने लगा। इन्हीं समस्याओं से उभरने के लिए गहन कृषि जिला कार्यक्रम AIDP और गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम AAP प्रारंभ किया गया। ठीक हो गया बच्चों, यहाँ से इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिएगा। परंतु 1960 के दशक के मध्य में लगातार 2 अकालों से देश में अन्न संकट उत्पन्न हो गया। फिर क्या हुआ, 1960 के दशक में हमारे देश में अन्न की काफ़ी दिक्कत होगी, अन्न का काफ़ी संकट आ गया। इसी के कारण क्या हुआ, हम दूसरे देशों से अन्न को आयात करते थे। जैसे अमेरिका से हम मोटे अनाज के रूप में अन्न का आयात करते थे, जैसे ज्वार, बाजरा, क्योंकि 1960 के दशक में देश में काफ़ी अकाल पड़ चुका था। फिर नेक्स्ट है इसमें, अब है इसमें 1960 के दशक के मध्य में गेहूं यानी मैक्सिको तथा चावल फिलीपींस की किस्में
अब यहाँ से जो शुरू हो रहा बच्चों, हरित क्रांति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, यहाँ से शुरू हो रहा है। लेकिन मैं थोड़ा इसको पढ़ लूँ, उसके बाद आपको स्वयं बता दूंगा जो हरित क्रांति है उसका मुख्य एजेंडा क्या था। फिर हो गया जो 1960 के दशक के मध्य में गेहूँ कहाँ की फसल है, ये मैक्सिको की, और चावल फिलीपींस की। दो अधिक उत्पादन देने वाली नई किस्में थी कृषि के लिए उपलब्ध हुई, यानी कृषि के लिए जो बहुत ही वरदान के रूप में जो फसलें उत्पन्न हुई, मैक्सिको की गेहूं और फिलीपींस की चावल। भारत ने इसका लाभ उठाया तथा पैकेज प्रौद्योगिकी के रूप में पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश तथा गुजरात में सिंचाई सुविधा के वाले क्षेत्र में रासायनिक खाद तथा उच्च उत्पादकता की किस्मों HYV को अपनाया। यानी जो सर्वप्रथम जो हरित क्रांति लाई, यानी सर्वप्रथम जो गेहूं या चावल का उत्पादन हुआ पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, इन्हीं क्षेत्र में किया गया। और फिर वह नई प्रौद्योगिकी की सफलता है तो सिंचाई से निश्चित तथा जल आपूर्ति पूर्व अपेक्षित हुई। फिर इसमें नीचे पढ़ते हैं सीधा, हरित क्रांति के नाम से जानी जाती है, यानी जो कृषि विकास की इस नीति से खाद्यान्न के उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। यानी जो ये कृषि संबंधी जो नीतियाँ आती इसमें क्या, हमारे खाद्यान्न के उत्पादन अभूतपूर्व वृद्धि हुई, इसी को नाम दिया हरित क्रांति। हरित क्रांति में कृषि में प्रयुक्त कृषि निवेश जैसे हो गया उर्वरक, हो गया कीटनाशक, कृषि यंत्र आदि कृषि आधारित उद्योग तथा छोटे छोटे पैमाने के विकास को प्रोत्साहन दिया। किसने? हरित क्रांति ने। आप थोड़ा मैं हरित क्रांति के बारे में आपको समझा दूं। मुख्यतः बच्चों जो हरित क्रांति है, भारत में अधिक उपज वाले जो उन्नत बीजों का कार्य कर रहे हैं, जैसे हो गया गेहूं की बोनी किस्में, ये इसका जो शुरुआत हुआ मैक्सिको से हुआ था। ठीक हो गया बच्चों। और इसमें जो हरित क्रांति में भारत में हरित क्रांति का जो प्रारंभ हुआ था मुख्यतः पंजाब, ध्यान दीजिएगा यहाँ से, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गेहूं की खेती में उन्नत बीजों के प्रयोग के साथ साथ हुआ था। यानी जो गेहूं की खेती थी उसमें उन्नत बीजों के प्रयोग के साथ हुआ था। कहाँ पर? पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। फिर ये तो मुख्य चीज़ें होगी। अब थोड़ा मैं इसका इतिहास बताऊँ। जो हरित क्रांति के जनक है नॉर्मन अर्नेस्ट बोरगोल को माना जाता है। जो नॉर्मन अर्नेस्ट बोरगोल है उसे हरित क्रांति का जनक माना जाता है, क्योंकि इनके द्वारा विकसित गेहूं की अधिक उपज वाली तथा अधिक प्रतिरोधी बोनी किस्म वाली प्रजाति को भारत, पाकिस्तान, मैक्सिको सहित अनेक देशों में गेहूं का जो उत्पादन है 2 गुना हो गया था। यानी जो नॉर्मन अर्नेस्ट बोरगोल है, इनके द्वारा जो विकसित गेहूं की अधिक उपज वाली तथा अधिक प्रतिरोधी बोनी किस्म वाली जो प्रजाति है वो जैसे भारत हो गया, पाकिस्तान, मैक्सिको, इन देशों में क्या हो गया, गेहूं को 2 गुना कर दिया। ठीक हो गया बच्चों। किसने? नॉर्मन अर्नेस्ट बोरगोल द्वारा। इन्हीं को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। और भारत में जो हरित क्रांति के जनक कहा जाता है, भारत में, विश्व में जो हरित क्रांति के जनक कहा जाता है नॉर्मन अर्नेस्ट बोरगोल को, और जो भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है डॉक्टर MS स्वामीनाथन को माना जाता है। इन्हीं के नेतृत्व में भारत में सफलतापूर्वक गेहूं की उच्च उत्पादकता प्रजातियों का विकास किया गया। हरित क्रांति के आगमन के पश्चात भारत ने सर्वाधिक प्रगति गेहूं और तत्पश्चात उसके बाद चावल के उत्पादन में की। यानी जो डॉक्टर MS स्वामीनाथन है, इन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता था। इन्हीं के नेतृत्व में भारत में सफलतापूर्वक गेहूं की उच्च तथा उत्पादक प्रजाति का विकास हुआ। हरित क्रांति के आगमन के पश्चात भारत में सर्वाधिक जो प्रगति हुआ गेहूं के खाद्यान्न फसल के रूप में ही, और उसके पश्चात जो दूसरी फसल का उत्पादन किया वो चावल के रूप में किया गया। आई होप आपको यहाँ से हरित क्रांति के बारे में कुछ मोटी जानकारी पता चल चुकी होगी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, कृषि उत्पादन में वृद्धि तथा प्रौद्योगिकी का विकास। इसमें देखते हैं जो पिछले 50 वर्षों में कृषि उत्पादन तथा प्रौद्योगिकी में जो वृद्धि हुई वह किस प्रकार हुई। इसमें पहला हो गया, बहुत सी फसलें जैसे चावल तथा गेहूं के उत्पादन तथा पैदावार में प्रभावशाली वृद्धि हुई। अन्य फसलों मुख्यतः गन्ना, तिलहन तथा कपास का उत्पादन में
प्रशंसनीय वृद्धि हुई। यानी हमारे जो कृषि उत्पादन में प्रौद्योगिकी के विकास में जो वृद्धि हुई वो किस प्रकार से हो रही है, आप इसको यहाँ से जैसे जैसे मैं पढ़ रहा हूँ उसको सुनिए और उसको वैसे ही आपको लिखना भी हो गया। फिर दूसरा हो गया, सिंचाई के प्रसार ने देश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो सिंचाई का प्रसार है उसमें क्या हो, हमारे जो देश की कृषि है उसके उत्पादन बढ़ाने में काफ़ी महत्वपूर्ण का भूमिका निभाई। और इसने आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी जैसे बीजों की उत्तम किस्में, रासायनिक खादों, कीटनाशकों तथा मशीनरी के प्रयोग के लिए आधार प्रदान किया। यानी इन चीज़ों से हमारी जो कृषि संबंधी समस्या वो दूर हुई और जो कृषि संबंधी जो विकास है, जो वृद्धि है, इन चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा हुई। जैसे हो गया प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, उन्नत किस्म के नए नए बीज आए, रासायनिक खाद आए, टेक्नोलॉजी का विकास आए, नए नए उपकरण आए, नई नई मशीनों का प्रयोग किया गया, जिसके कारण हमारी कृषि में काफ़ी वृद्धि हुई। फिर तीसरा पॉइंट है, देश के विभिन्न क्षेत्र में आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी का प्रसार तीव्रता से हुआ। फिर देश के जो जितने हमारे क्षेत्र में उसमें क्या धीरे धीरे कृषि का क्या है, धीरे धीरे प्रौद्योगिकी के रूप में, टेक्नोलॉजी के रूप में काफ़ी तीव्र विकास हुआ। पिछले 40 वर्षों में रासायनिक उर्वरकों की खपत में भी 15 गुना वृद्धि हुई। यानी 40 वर्षों में क्या हुआ, हमारी जो रासायनिक उर्वरकता है, जो हमारी खेतों की जो फसलों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें काफ़ी प्रोटीन मिलता है, जिसमें हमारी मिट्टी की उर्वरक क्षमता काफ़ी बढ़ती है, पिछले 40 वर्षों में क्या हुआ, 15 गुना वृद्धि हुई इन चीज़ों में। चूँकि उत्तम बीज के किस्मों में कीट प्रतिरोधक कम तथा देश में 1960 के दशक में कीटनाशकों की खपत में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। ये मुख्य पॉइंट ही थे कृषि उत्पादन में वृद्धि तथा प्रौद्योगिकी का विकास। तो हम आप सीधे देखते हैं इसमें नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसमें बच्चों जो आपको कोटेशन में दिख रहा है भारत में किसान पोर्टल, आप इसको पढ़ लीजिए एक बार, नोट डाउन भी कर लीजिएगा। और सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन NMS, इसको भी थोड़ा पढ़ लीजिए, इम्पोर्टेंट है वैसे, इसको आप स्वयं पढ़ लीजिए। हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है आपका भारत में कृषि की समस्या। भारत में जो कृषि की समस्या है वो किस प्रकार से हैं, इसमें हम थोड़ा चर्चा करते हैं। इसमें पहला हो गया अनियमित मानसून पर निर्भरता। थोड़ा पढ़ते हैं इसमें क्या है। भारत में कृषि क्षेत्र का केवल एक तिहाई भाग ही सिंचित है। यानी जो भारत में कृषि क्षेत्र का केवल एक तिहाई भाग हम सिंचाई करते हैं, केवल एक तिहाई भाग में सिंचाई करते हैं। शेष कृषि क्षेत्र में फसलों का उत्पादन प्रत्यक्ष रूप से वर्षा पर ही निर्भर है। यानी जो हमारी कृषि अधिकांश है वो मानसून पर ही डिपेंड है। केवल एक तिहाई भाग पर हम क्या करते हैं, कृषि करते हैं, और इसके बाद जितना भी हमारा जो भाग बचता है उसमें हम मुख्यतः मानसून पर ही निर्भर रहते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून की अनिश्चितता व अनियमितता से सिंचाई हेतु जो नहरी जल आपूर्ति प्रभावित होती है। यानी कहने का जो हमारा तात्पर्य है, अनियमित मानसून की निर्भरता, यानी जो हमारा भारत है वो मुख्यतः कृषि प्रधान देश है और इसमें जो हमारी कृषि है मुख्यतः निर्भर है मानसून पर ही निर्भर है। इसमें केवल एक तिहाई भाग से हम नलकूपों से, तालाबों से और अन्य उपकरणों से सिंचाई करते हैं, और जितना भी अधिकांश हम अपने खेतों की सिंचाई करते हुए मानसून पर ही आधारित होती है। अगर मानसून समय पर आ गया तो सोचिए कि हमारी कृषि अच्छी होगी, अगर मानसून समय पर नहीं आ रहा तो उस समय हमारी कृषि पर सूखा पड़ सकता है, वो क्षेत्र सूखा रहित हो सकता है। इसलिए जो भारत की महत्वपूर्ण कृषि है मुख्यतः मानसून पर ही आधारित है। इसको हम थोड़ा और नीचे देख, बस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, आपको ये चीज़ें जो मैं बता चुका हूँ आप इसको ऐसे पढ़िएगा, क्योंकि जो अनियमितता मानसून पर ही आधारित कृषि है, इसलिए जो भारत की जलवायु उसे मानसूनी जलवायु भी कहा जाता है। जो पहली समस्या है वो क्या है, अनियमितता मानसून पर निर्भरता। दूसरा हो गया निम्न उत्पादकता, इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अपेक्षा भारत में फसलों की उत्पादकता कम है। जो हमारे इंटरनेशनल है उसकी अपेक्षा भारत में जो फसलों का उत्पादन है काफ़ी कम है। भारत में अधिकतर फसलें जैसे चावल, गेहूँ, कपास व तिलहन की प्रति हेक्टेयर पैदावार अमेरिका, रूस तथा जापान से कम है। यानी जो चावल, गेहूं, कपास, तिलहन है, इसका जो प्रति हेक्टेयर जो भारत उत्पादन करता है अमेरिका, रूस और जापान से काफ़ी कम है। भू संसाधनों पर अधिक दबाव के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तुलना में भारत में श्रम उत्पादकता भी बहुत कम है। भू संसाधन के अधिकता दबाव के कारण, क्योंकि भारत में जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, उसके लिए संसाधन की आवश्यकता भी बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण कि उस क्षेत्र में दबाव बढ़ने के कारण क्या होती है,
उस क्षेत्र में हमारी भूमि के लिए संसाधन काफ़ी कम है। उसके बाद जो श्रम की उत्पादकता वो भी कम है, क्योंकि जो हमारा जो प्रथम द्वितीय तृतीय सेवा है, इसमें जो प्रथम जो हमारी प्राथमिक क्रिया है वो कृषि संबंधित है। द्वितीय और जो तृतीय क्रिया है वो उद्योग निर्माण, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में ज़्यादा है। तो लोगों का इन दो सेक्टर में ज़्यादा रुझान होने के कारण भी प्राथमिक क्रिया में कम रुझान है, जिसके कारण भी श्रम उत्पादकता काफ़ी कम हो रही है, ये कहने का आशय है। फिर है देश के विस्तृत वर्षा निर्भर विशेषकर शुष्क क्षेत्र में अधिकतर मोटे अनाज, दालें तथा तिलहन की खेती की जाती है, जहां इसकी उत्पादकता बहुत कम है, यानी निम्न उत्पादकता का मुख्य कारण यही है। इसके बाद हो गया बच्चों, नेक्स्ट हो गया इसमें वित्तीय संसाधनों की बाध्यता तथा ऋणग्रस्तता। इसमें क्या मुख्यतः इसमें है जो आधुनिक कृषि में लागत बहुत आती है। सीमांत और छोटे किसानों की कृषि बचत बहुत कम या ना के बराबर होती है। जो हमारे सीमांत किसान है, छोटे किसान हैं, उनमें कृषि की जो बचत है काफ़ी कम होती है, क्योंकि अतः वे सघन संसाधन दृष्टिकोणों से ही की जाने वाली कृषि में निवेश करने में असमर्थ है। यानी जो उनके पास अपनी जितनी क्षमता होती है उसी के अकॉर्डिंग कृषि पे वो निवेश करते हैं, और उसके बाद कई ऐसे संसाधन होते हैं जिसके कारण वे कृषि नहीं कर पाते हैं। इन समस्या के उभरने के लिए बहुत से किसान विविध संस्थाओं तथा महाजनों से ऋण लेते हैं। कृषि से कम होती आय तथा फसलों के खराब होने से कर्ज के कारण फंस जाते हैं। ऋण लेने के कारण क्या होता है कि जो हमारे किसान हैं, अगर समय पर वर्षा नहीं हो रही, समय पर मानसून नहीं आ रहा और उनकी कृषि जो उत्पादकता क्षमता वो नहीं हो रही है, तो उससे क्या होता है, हमारा किसान इस कर्ज के रूप में फंस जाता था, जिसके कारण कि आपको आए दिन सुनते भी होंगे, देखते भी होंगे, किसान आत्महत्या कर रहा है। क्यों? यही कारण, वो ऋण लेता है और समय के अनुसार उनकी फसल नहीं हो पाती है, वो अपना कर्ज नहीं चुका पाता है, जिसके कारण कि इन समस्याओं को देखकर किसान स्वयं आत्महत्या करना शुरू कर देता है। एक कारण ये भी है। फिर है भूमि की कमी। बच्चों इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, आप इसको स्वयं पढ़ लीजिएगा। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, पर आपको ये ध्यान रखना है जो कृषि संबंधी समस्या है इसकी हेडिंग से आपको याद रखनी है, थोड़ा बहुत पढ़ लेना, आपको इसके बारे में स्वयं पता हो जाएगा। जैसा हो गया, पहला हो गया अनियमित मानसून की निर्भरता, दूसरा निम्न उत्पादकता, तीसरा वित्तीय संसाधनों की बाध्यता तथा ऋणग्रस्तता, फिर हो गया भूमि सुधार की कमी, फिर छोटे खेत तथा विखंडित जोत हो गया, फिर हो गया आपका व्यापक अल्प रोजगारी। यानी ये मुख्य जो चीज़, यानी फिर लास्ट हो गया कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण। यानी जो हमारे कृषि संबंधी मुख्य समस्या है, जो मुख्य समस्या है वो कौन कौन सी होगी। पहला हो गया अनियमित मानसून की निर्भरता, फिर उसके बाद दूसरा हो गया आपका निम्न उत्पादकता, फिर हो गया वित्तीय संसाधन की बाध्यता, ऋणग्रस्तता, भूमि सुधार की कमी, फिर उसके बाद छोटे ऋण तथा विखंडित जोत, वाणिज्यीकरण का अभाव, व्यापारिक अल्प रोजगारी, कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण। ये मुख्य पॉइंट है जो हमारी कृषि समस्या को आज के युग में बढ़ावा दे रही है। यानी कृषि संबंधी जो प्रॉब्लम्स है उसके मुख्य कारण ये हैं। और यह रहा अब हमारा ये अभ्यास टेस्ट सीरीज, आप इसको स्वयं कीजिएगा। अब आपको मैं इसमें कुछ चीज़ें हैं, नए पॉइंट आप उसको बता देता हूँ। इसमें कुछ मुख्य पॉइंट है, आप उसको देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसे कुल फसलों में राज्य का स्थान, कुल खाद्यान्न में उत्तर प्रदेश, पंजाब, फिर हो गया अरुणाचल प्रदेश। कुल दलहन में जो उत्पादन में प्रथम स्थान है मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। ऐसे कुल तिलहन में मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। और कुल मोटे अनाज में राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। अब हम देखते हैं थोड़ा नीचे जो हमारे राज्य हैं, कौन कौन से राज्य किन किन खाद्यान्न फसलों में अग्रणी स्थान रखते हैं, उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था, मैं आपको इसके सेपरेट वीडियो बना के दूंगा कि कौन कौन से राज्य किन किन चीज़ों में प्रथम स्थान में है। जैसे चावल में हो गया प्रथम स्थान पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। फिर हो गया गेहूं में उत्तर प्रदेश, फिर हो गया दूसरा पंजाब, मध्य प्रदेश। ऐसे बाजरा में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात। मक्का में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र। चना में महाराष्ट्र, राजस्थान, फिर महाराष्ट्र हो गया, ये महाराष्ट्र इधर गलत है, इसको छोड़ दीजिएगा। अरहर में हो गया महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। ऐसे ही मसूर में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार। फिर मूंगफली में गुजरात हो गया, राजस्थान, तमिलनाडु। सरसों में हो गया राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा। सोयाबीन में हो गया मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। उसके बाद सूरजमुखी में हो गया कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। कपास में गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। जूट में पश्चिम बंगाल। आलू में उत्तर प्रदेश। प्याज में
महाराष्ट्र, गन्ने में उत्तर प्रदेश। आप इस सीरीज़ को अच्छी तरह नोट डाउन कर लीजिएगा। ऐसे आपको नोट्स भी बनाना होंगे, ऐसे ही लिखना भी होगा। फिर थोड़ा कुछ नई नई चीज़ें देख लेते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये प्रमुख फसलों का जन्म स्थान, यानी जो फसलें हैं इनका जन्म कहाँ पर हुआ था सर्वप्रथम। जैसा फसलें दिख रही होंगी आपको, धान का जो जन्म स्थान है भारत और इंडोनेशिया में, मक्के का मध्य अमेरिका यानी मैक्सिको में, गेहूं का मध्य एशिया में, तंबाकू का दक्षिण अमेरिका में, रबड़ का दक्षिण अमेरिका ब्राज़ील में, उड़द का भारत में, मसूर का चीन में, अमरूद का अमेरिका में, टमाटर का मैक्सिको, बाजरा अफ्रीका में, जौ का चीन में, अरहर का भारत में, सोयाबीन का चीन में, मूंगफली का, मूंग का भारत में, ज्वार का भारत में, चाय का चीन में, कहवा का ब्राज़ील में, आलू का पेरू में, गन्ने का भारत में। ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी जो आपके सामने मैंने आपको मैंने ये बताया, आपके सामने रखी, और आपको उम्मीद है कि ये चीज़ें समझ में भी आई होंगी। और ऐसे ही आप इसके नोट्स भी बनाइएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपसे कैसे पूछे जा सकते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि आपके लिए ये चीज़ें सेपरेट बनाऊँ, ताकि आप इस चीज़ों को जो आने वाली परीक्षा में है उसके लिए तैयार कर पाओ अपने लिए। तो बच्चों आज का जो हमारा आज का टॉपिक है बच्चों, यहीं पर ये क्लियर होता है। यहीं पर इस टॉपिक का हम पूर्णतः समापन करते हैं, क्योंकि इसमें हमारी लगभग 4 या 5 वीडियो बन चुकी है। क्योंकि मैं पहले आपको बता चुका हूँ जो मेरी यहाँ वीडियो बन रही है काफ़ी लंबी भी बनेगी, और उसके साथ एक टॉपिक है 3 या 4 वीडियो ज़रूर बनेगी, क्योंकि मैं हर एक टॉपिक के हर एक पॉइंट को आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए उसमें काफ़ी समय भी लग रहा। और इस टॉपिक में जितना भी मैंने आपको पढ़ाया, आपको एक चीज़ ध्यान रखना होगा। आपको इसमें ये चीज़ ध्यान रखना होगा कि जो जितनी भी मैंने खाद्यान्न फसल आपको बताई या तिलहनी फसल बताई, आपको उन फसलों को भारत के मैप के अकॉर्डिंग ही बनाना। भारत का मैप बनाना है, उसके अनुसार उन राज्यों को वहाँ पर दर्शाना है जो जिन फसलों में अग्रणी राज्य है। इससे क्या होगा कि आपकी जो स्टडी है काफ़ी अच्छी रहेगी, और आपको चीज़ें काफ़ी लॉन्ग टर्म तक याद रहेगी। और उसके साथ साथ आपको इन चीज़ों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी भी हो जाएगी कि कौन सा देश कहाँ पर है, कौन सा राज्य कहाँ पर स्थित है। इससे आपको कई फ़ायदे होंगे। तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक यहीं पर क्लियर होता है। थैंक यू सो मच।